गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का हमारा नया चैप्टर दैट इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर इन्होंने आपका सिलेबस काफ़ी कम किया है और इन्होंने सिर्फ ये सिलेबस में हमें सिर्फ इतना बताया है कि हमें प्रीएम्बल के बारे में पढ़ना है। लेकिन आई पर्सनली फील कि मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम थोड़ा सा जो इसके सैलिएंट फीचर्स हैं थोड़ा सा एक बार इसको देख लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम शुरू करते हैं, इस पार्ट को पूरे को छोड़ दे रहे हैं। हम चलते हैं यहाँ पे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी। इट मीन्स इट इज मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। द अल्टीमेट पावर हैज बीन गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द Constitution. The preamble of our Constitution says, "We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic." It means that the people of India are the makers of the Constitution. The people have solemnly resolved to embrace and enact it. It has not been imposed by a foreign power. इसका मतलब है सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ। शॉर्ट में आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ कि इसमें इसका मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे ने हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने खुद ने बनाया है और खुद ने ही इसको एनेक्ट किया और हमने बनाया इसको पूरे सोलमली मतलब पूरी ईमानदारी के साथ इसको बनाया है और पूरी ईमानदारी से हमने इसको एनेक्ट किया यानी लागू किया है। सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया ये, किसी दूसरे ने हमारे लिए नहीं बनाया है। प्रीएम्बल। The fundamental objective and goals of the Constitution have been mentioned in the preamble of the Constitution. Dr. K. M. Munshi has called it as the political horoscope of Constitution. We the people, in the beginning of the preamble of the Constitution means that ultimate sovereignty lies with the people of India. This is the मेन फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव और गोल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उस सबको हमने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है उसके अंदर मेंशन किया है। डॉक्टर के एम मुंशी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। हॉरोस्कोप बोलते हैं वो जो हमारे अखबारों में डेली छपता है ना कि आज आपका भविष्य कैसा रहेगा या इस हफ्ते कैसा आपका भविष्य रहेगा, तो कहलाता है हॉरोस्कोप। वी द पीपल जो हमारे प्रीएम्बल की शुरुआत के अंदर कहा गया है, हमारे प्रीएम्बल की शुरुआत ही वी द पीपल से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो स्वतंत्रता है, जो हमारी ताकत है, जो हमारा रूल है वो किसके हाथों में, वो हमारे खुद के हाथों में है। वी यानी हम लोग खुद को खुद रूल करते हैं, कोई बाहर वाला हम पे रूल नहीं करता। दैट मीन्स सोवरेनिटी। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। While the Constitution of the US has 7 articles, Constitution of Canada has 147 articles, Constitution of Australia has 128 articles, Constitution of South Africa has 153 articles. Our Constitution is detailed and all encompassing. It has 395 articles, 22 parts, 12 schedules and 5 appendices. It has undergone 101 amendments and the process of making amendment is still going on unabated. The 101st amendment is related to the Goods and Services Act GST, which was signed by the Honorable President in September 9, 2016. It is also one of the reasons of its vastness that our Constitution is federal. In it, the relation between the Union and states have been described in detail. One of the chapters is devoted to the directive principles of the state policy only, which is not available in the constitution of other countries. Hari Vishnu Kamnath commented on this very largeness of the constitution. We are proud that our constitution is the largest constitution of the world. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं रिटर्न ऐड कर रहा हूँ, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, जबकि कनाडा के में 147 आर्टिकल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स हैं। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में 153 आर्टिकल्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
395 आर्टिकल्स हैं, 22 इसके पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 5 अपेंडिसेस हैं इसमें अभी तक। लेकिन इस सब के बावजूद 101 टाइम्स हम इसमें चेंज कर चुके हैं, अमेंडमेंट कर चुके हैं। और 101st अमेंडमेंट कौन सा था? वो था जीएसटी एक्ट लाने का जो था, वो वाला एक्ट इसका 101st अमेंडमेंट था। और ये प्रोसेस अभी भी जारी है और आगे भी चलती रहेगी। इस अमेंडमेंट को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने सितंबर 2016 के अंदर इसके ऊपर साइन किए थे और इसको लॉ बना दिया था। अच्छा, इसका इतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होने का रीज़न क्या है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने हर वो, और उसमें करीब 250 मेंबर्स थे, और सारे बहुत एजुकेटेड, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार लोग थे। उन लोगों ने फ्यूचर में खड़ी हो सकने वाली हर प्रॉब्लम, हर समस्या, उसके बारे में सोच विचार के उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने बताया डिटेल के अंदर। यही कारण है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना डिटेल, और उसके बावजूद भी उनको ये लगा कि नहीं, हो सकता है हम कई चीज़ें हम ना समझ पाए, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या है, फ्यूचर में क्या है, कोई नहीं जानता। इसलिए उन्होंने एक प्रोविज़न और रख दिया कि हाँ ठीक है, अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत लगती है तो आप इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। एक रीज़न हमारे अमेंडमेंट का और है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो फेडरल टाइप का, यानी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनको भी काफ़ी सारे राइट्स मौजूद हैं, काफ़ी सारे राइट हैं, और ये माना जाता है कि देश को चलाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करेंगे। तो फेडरल टाइप का है, तो काफ़ी सारे हिस्सा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें काफ़ी सारे हिस्से के अंदर स्टेट के और स्टेट्स के आपस में और स्टेट्स के सेंटर से किस तरह के रिलेशंस होने चाहिए, उसके बारे में बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कशन किया गया है। एक पूरा का पूरा हमारा सेक्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी को ही डिपेंडेंट है, पूरा कोई दिया गया पूरा चैप्टर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब वो चीज़ें जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स चाहते थे कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट्स करें, तो उनको डायरेक्शन दी गई थी, आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करिएगा। बाइंडिंग नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है, लेकिन हाँ ये है कि आप ऐसा करिएगा। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हमको सलाह देते हैं ना कि आप ऐसा करो तो अच्छा हो जाएगा, वो वाली चीज़ है एक तरीके से। विष्णु कामत ने ये कहा कि हमें गर्व है, वी आर प्राउड कि हम दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले हैं। Written and created Constitution. Indian Constitution is written document prepared by the Constituent Assembly. The Constituent Assembly prepared it in 2 years, 11 months and 18 days. In spite of being a detailed constitution, a provision of amendment has been made in it, keeping in the view the needs and circumstances of the country. Overall, 101 amendments have been made. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट है, इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और बाकी बात वही है जो मैंने आपको बताई थी कि इतने डिटेल के बावजूद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसको लगा कि हो सकता है कि फ्यूचर की कई चीज़ें हम ना समझ पा रहे हो या ना देख पाएँ, तो उन कंडीशन से निपटने के लिए, उन कंडीशन की सॉल्यूशन के लिए उन्होंने अमेंडमेंट का प्रोविज़न भी हमारे को दे दिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। The evaluation of the responsibility of the government in parliamentary system is done after a fixed time. Besides this, it is done on daily basis also. In this system, the executive is collectively responsible to the legislature. The post of the president is of honor and pride, but his status is only of constitutional head. Mark कर लीजिए इसको. While the real powers are enjoyed by the cabinet. The cabinet has to resign on losing confidence in the parliament. In this system, the prime minister leads the cabinet along with the center. The parliamentary system is followed in the states also, where the governor is the head of the state. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट के एवेल्यूशन की पहली बात तो इन्होंने क्या की कि जो गवर्नमेंट की कामकाज का एवेल्यूशन है, जैसे हमारे टेस्ट होते हैं ना आप लोगों के एग्जाम्स, उस तरीके से उनका इवैल्यूएशन का टाइम एक फिक्स्ड टाइम के बाद आता है। वो कितना है हमारे यहाँ 5 साल है, हर 5 ईयर्स के अंदर उनका इवैल्यूएशन करते हैं गवर्नमेंट का इलेक्शन के अंदर। अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उनको री इलेक्ट कर लेते हैं, बुरा लगता है तो हम उनको हटा देते हैं। सेकेंड बात, जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, ये सब रेस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं? पार्लियामेंट के लिए। उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर और स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो असेंबली के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर चीफ मिनिस्टर ने और उसके कैबिनेट ने
और कैबिनेट एक्चुअल में हमारा जो हैंड है वो तो कहलाते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन वो पोस्ट ऑनर की वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। मतलब हम कहते हैं कि ये हेड है, लेकिन एक्चुअल में पावर कौन एंजॉय करते हैं? वो पावर का इस्तेमाल करता है कैबिनेट सेंटर के लेवल पे। सेम उसी तरीके से स्टेट के लेवल पे गवर्नर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, और सीएम और उनका कैबिनेट यानी चीफ मिनिस्टर उनका कैबिनेट सारी पावर्स को इस्तेमाल करता है। लेकिन पावर मानी जाती है कि ये उनकी पावर है जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सेंटर के लेवल पे होता क्या है कि अगर कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर उन्होंने लोकसभा के अंदर अगर उन्होंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो उनको रिजाइन करना पड़ता है। और अगर किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने और उसके कैबिनेट ने असेंबली के अंदर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, यानी असेंबली ने कह दिया कि अब हमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनको रिजाइन करना पड़ता है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स हैव बीन described in the article 12 to 35 of our constitution. The constitution originally gave 7 rights to the citizen of our country. First, right to equality. Second, right to freedom. Third, right against exploitation. Fourth, right to freedom of religion. Fifth, cultural and educational rights. Sixth, right to constitutional remedies. Seventh, right to property. Right to property has been removed from the fundamental rights by the 44th amendment in the constitution. Thus there are only 6 fundamental rights. Now in the case of these fundamental rights being violated, the citizens can seek justice from the judiciary. By the 88th constitutional amendment December 2002, which was passed in the parliament in 2009 and which was implemented on 1st April 2010, primary education has been included in the constitution as a fundamental right. A new article number 21A have been added to article 21, according to which providing all children between the age of 6 to 14 free and compulsory education shall be the responsibility of the state. Remember that this right has been added to the right of freedom. According to Mr. M.C. Chagla, by giving responsibility of protecting the rights of the citizens to an independent judiciary, such a provision have been made in the Indian Constitution that any civilized country can be proud of. हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 to 35 के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं। मतलब और ओरिजिनली 7 राइट्स दिए गए थे हमारे देश के सिटीजन्स को, जिनका हम पढ़ चुके हैं। इनमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो है बाद में 44th अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव कर दिया गया था, और अब हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं। अगर इन फंडामेंटल राइट्स में से किसी का भी हमें लगता है कि गवर्नमेंट हमारे इसका वायलेशन कर रही है, तो सिटीजन्स जो हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं। 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में प्रपोज किया गया था और जिसको पार्लियामेंट ने 2009 में पास किया, और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 के अंदर एक सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन ए, जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश के 6 साल से 14 साल तक की एज के सारे बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी डिक्लेयर कर दी गई। याद रखिएगा, ये आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट है, जो कि राइट ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड आर्टिकल है। मिस्टर एमसी छागला के अकॉर्डिंग सिटीजन्स के राइट्स के प्रोटेक्शन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? जुडिशरी को दी गई है। तो उसके वो देने के कारण हमने ये कर दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी सिविलाइज कंट्री के अंदर बेस्ट जैसा बना दिया हमने। बाय द 42nd Constitutional Amendment 1976, 10 fundamental duties of the citizens have been laid down. Following these duties is the constitutional obligation of every citizen: obeying the Indian Constitution, protecting the unity and sovereignty of India, maintaining fraternity and protecting the nature and the environment are the main duties. By the 86th Amendment regarding the right to education implemented in April 2010, 11th fundamental duty also have been added in the Constitution, according to which
availing of the opportunity of education for their children between 6 to 14 years shall be the duty of the parents. Thus, the number of fundamental duties is now 11. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में किया गया था, उसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड कर दी गई थी. ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि जिनको फॉलो करना हर एक सिटीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है. अब इसमें मेन कौन कौन सी हैं? एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम ना करना, इंडिया की यूनिटी को और उसकी सॉवरेनिटी को बरकरार रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, लोगों में फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा बनाए रखना और नेचर और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना मेन ड्यूटीज़ हैं. 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक राइट टू एजुकेशन हमारे को दिया गया था अप्रैल 2010 के अंदर, एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड कर दी गई इस 86th अमेंडमेंट के थ्रू. और इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर कहा गया है कि अपने 6 से 14 ईयर्स तक की उम्र एज के बच्चों को एजुकेशन दिलवाना उन बच्चों के पेरेंट्स की ड्यूटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होगा. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, सेक्शन 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ state policy are the ideals which play the role of guide to the future governments. Although the governments cannot be forced to implement them, they cannot be considered by the judiciary also, but these being essential to a welfare state, it is not possible for any government to ignore them. आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उन्होंने एक सेक्शन 4 ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. उसमें उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दी थी. ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, आइडियल्स हैं कि एक वेलफेयर स्टेट को किस तरह का होना चाहिए. इसमें वो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं. इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, स्टेट गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप इनको फॉलो करें. ना कोर्ट कर सकते, ना पब्लिक कर सकती है. लेकिन हाँ, ये आइडियल्स हैं, ये कहा जाता है कि हाँ ठीक है, ऐसा होना चाहिए. फिर है सोशलिस्ट स्टेट. बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976, India has been declared a socialist republic. Although this word was not used in the original constitution, it has been added to the preamble with a view of giving a new direction to the Indian polity. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ, उसके अंदर हमारी प्रीएम्बल के अंदर एक वर्ड और जोड़ दिया गया, सोशलिस्ट रिपब्लिक बना दिया गया. हालांकि ये वर्ड ओरिजिनली जो हमने एम्ब्रेस किया था 1950 के अंदर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर नहीं था. 76 के अंदर हमने इसमें ऐड किया, और प्रीएम्बल में ऐड करने के पीछे ये मकसद था उनका, ये ऑब्जेक्टिव था उस टाइम की गवर्नमेंट का, कि ये हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल बना रहे कि हमें किस डायरेक्शन में हमारी स्टेट को लेकर जाना है. हालांकि आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ये सोशलिस्ट स्टेट सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रीएम्बल में बचा है. आज की तारीख में हम सोशलिस्ट कंट्री नहीं बचे. एडल्ट फ्रेंचाइज. एवरी सिटीजन अटेनिंग द एज ऑफ 18 हैज़ बीन गिवन द राइट टू वोट equally as other adult citizens. Although in the original constitution the age was 21 years, it was reduced from 21 to 18 by the 61st constitutional amendment. Adult franchise, इसका मोर प्रॉपरली अगर इसको बोले तो ये होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसका मतलब हो जाएगा कि हर एक वो सिटीजन जो कि 18 ईयर्स का हो चुका है, उसको बाकी सारे एडल्ट सिटीजन्स की तरह वोट देने का राइट है. हालांकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये 21 ईयर्स की एज थी, लेकिन बाद में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि राजीव गांधी जी के टाइम में हुआ था, उस टाइम में इसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया था. सेक्युलर स्टेट. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम हैव बीन गिवन टू एवरी सिटीजन इन द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन. द स्टेट हैज़ अडॉप्टेड अ न्यूट्रल स्टैंड ऑन द मैटर ऑफ religion. No religion has been granted the status of the religion of the state, or shall any community be given religious support. No citizen shall be discriminated on the basis of religion. The states does not have any official religion. The Constituent Assembly did not use the word secular in the original constitution, but the word secular was added in the constitution by the 42nd amendment. According to the Venkat Raman, secular is neither religious nor irreligious. It is completely detached
to the principle and activities of religion and is neutral in the matters of religion. Everybody has the right to choose his religion and follow it. Distinguished document. It is the proof of intelligence and foresightedness of the constitution makers that they included the basic values and highest aspirations of the people in the constitution. Our constitution is a distinguished document. South Africa has taken it as an ideal for making of their constitution. आर्टिकल 25 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि हमारे यहाँ के हर एक सिटीजन को अपनी मर्जी का रिलीजन की प्रैक्टिस करने की, उसको मानने की, उसकी प्रैक्टिस करने की आज़ादी दी गई है। स्टेट का स्टैंड न्यूट्रल है, यानी स्टेट कोई रिलीजन को नहीं मानेगी, यानी गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा, गवर्नमेंट किसी रिलीजन को नहीं मानेगी। हिंदुस्तान का कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा, जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है और इटली का जैसे क्रिश्चियनिटी है, उस तरीके से हमारे यहाँ का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। नहीं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट किया जाएगा, नहीं किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ काम किया जाएगा। ये है सेकुलर का मतलब। ये सेकुलर वर्ड ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट जिसके थ्रू हमारे प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था, उसी अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड भी जोड़ दिया गया। वेंकट रमन जी ने कहा है कि सेकुलर का मतलब न तो यह है कि आप धार्मिक है, न इसका मतलब यह है कि आप धर्म को नहीं मानने वाले हैं। इसका सिंपल मतलब इतना सा है कि आप जब गवर्नमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, तब आप किसी धर्म के प्रति न तो फेवर करेंगे, न उसके खिलाफ काम करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनकी इंटेलिजेंस और फोरसाइटेडनेस बोलते हैं, फ्यूचर में जो कुछ हो सकता है उसके बारे में सोचना, उसको समझ सकना, उसका एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। यही कारण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बेसिक वैल्यूज़ और हाईएस्ट एस्पिरेशंस जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है कि साउथ अफ्रीका पहले जो ब्रिटिशर्स ने बहुत लंबे समय तक राज किया, उसके हमसे काफ़ी समय बाद वो आज़ाद हुए हैं मिस्टर नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया साउथ अफ्रीका ने, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आइडियल के तौर पे लिया कि ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख के इसके जैसा बनाएंगे। Remarkable fusion of unitary and federal system. India is a federal state. The phrase union of states has been used in place of federal. In the very first article, it has been said that India shall be a union of states, which is in colloquial use is said to be federation of states. Aspirations of the constitution makers was to make such a constitution in which central government maintains the unity of India and states enjoy autonomy also. For this, they fused together the unitary and federal features of the constitution. There are 7 provisions in the constitution that make the center more powerful than states. For example, allocation of the matters of the utmost importance to the union list, the decision of central overriding that of the state during an emergency, single citizenship, all India civil services, the parliament vested with the powers to reorganize the states except Jammu and Kashmir, appointment of the governors by the president, economic dependence of states on the center, etc. provide more strength to the center. States cannot have their own constitution, only one constitution that of the center is applicable to both the center and the states. तो हमारे यहाँ का एक बड़ा यूनिक फीचर है कि हम यूनिटरी और फेडरलिज्म दोनों है, यानी हमारे यहाँ लेकिन इसमें यूज़ किया गया यूनियन ऑफ स्टेट फेडरेशन के बजाय, क्योंकि फेडरेशन का मतलब हो जाता है कि फेडरेशन के अंदर आप हर एक स्टेट का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, उनको ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अंदर होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि हम जितने डाइवर्सिफाइड कंट्री है, हो सकता है कल को हम वापस से टूटने लग जाएं, क्योंकि हमारे आगे कई स्टेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या तो नेगोशिएशन के थ्रू या पावर के यूज़ के थ्रू मिलाया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लग रहा था कि हो सकता है दोबारा टूट जाए, तो उन्होंने हमारे यहाँ की जो स्टेट्स उनको उतनी ज़्यादा पावर नहीं दी, तो ये इसलिए फेडरेशन नहीं कहलाता है, यूनियन ऑफ
स्टेट्स कहलाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन ही कहती है इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका काम क्या है, देश की यूनिटी बनाए रखना, लेकिन स्टेट्स को कई मामलों में ऑटोनॉमी मिलेगी। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्योंकि इंडिया की यूनिटी को बहुत महत्व दिया था, इसलिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स ज़्यादा दी। जैसे कि हमारे यहाँ हर एक स्टेट की जो है सिटीजनशिप अलग अलग नहीं होती, हमारे यहाँ सिर्फ एक इंडिया की सिटीजनशिप होती है। अब होता क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की लिस्ट दी गई हैं। कुछ एक मैटर दी गई है यूनियन लिस्ट के अंदर, कुछ एक स्टेट लिस्ट में, और कुछ एक कंकरेंट लिस्ट के अंदर। कंकरेंट लिस्ट के अंदर वो मैटर हैं जिनके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कोई भी रूल बना सकती हैं, कोई भी लॉ बना सकती हैं। यूनियन लिस्ट में वो मैटर है जिनके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, और स्टेट लिस्ट में वो रूल मैटर दिए जाते हैं जिनके अंदर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, सेंटर को पावरफुल बनाने के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको सबको यूनियन लिस्ट में दे दिया, जैसे दूसरे देशों से फॉरेन रिलेशंस वगैरह टाइप की चीज़ें। इसके अलावा इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर स्टेट के सारे डिसीजंस को सेंटर का डिसीजन ओवर रूल कर सकता है, यानी सेंटर के स्टेट के डिसीजन को बदल सकता है। सिंगल सिटीजनशिप है, ऑल इंडिया सर्विसेज। इसके अलावा पार्लियामेंट को एक राइट दिया गया स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज करने का, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि अब की बार इसमें भी अमेंडमेंट करके जम्मू एंड कश्मीर को भी रिऑर्गेनाइज कर दिया गया है। इसके अलावा सेंटर को पावरफुल बनाने के लिए क्या किया गया, गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गवर्नर्स जो होते हैं प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और स्टेट्स को इकोनॉमिकली सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया गया। सेंटर स्टेट्स के पास ज़्यादातर टाइप के जो रेवेन्यू कलेक्शन है उस तरह का है कि स्टेट कलेक्ट करके पहले सेंटर के पास भेजता है, फिर सेंटर स्टेट का रेशियो भेजता है कि ये आपका इतना हिस्सा है, आप रख लीजिए। तो इस तरीके से डिपेंडेंस जो है वो सेंटर के ऊपर आ गई। इसके अलावा सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे भारत का जो कि सब पे एप्लीकेबल है। 13th है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू सेफगार्ड डेमोक्रेसी एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड maintain the supremacy of the constitution. The judges of the Supreme Court and High Court appointed by the President of India, and they can be removed only through impeachment passed by the Parliament. If the orders of the executives and the laws enacted by the legislature violate the constitutional provisions, the judiciary has the right to declare them unconstitutional. To protect the fundamental rights of the citizens, the judiciary can issue writs like habeas corpus, quo warranto under judicial review. This is a provision under Article 32. These provisions have been made with the view to ensure judicial freedom. हमारे यहाँ ये माना गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन का जिम्मा जुडिशरी का माना गया, और इसलिए कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए कि जिसके जरिए डेमोक्रेसी को सेफगार्ड किया जा सके, और उसको करने का राइट किसको दिया गया, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का वो दिया गया हमारी जुडिशरी को, यानी हमारी अदालतों को। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनको सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है। इम्पीचमेंट की प्रोसेस के बारे में हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है। और अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं उनके अगेंस्ट होता है, उनके कॉन्ट्रेरी होता है, तो जो हमारी कोर्ट है उसको उस लॉ को रद्द करने का राइट है। कोई भी ऐसा लॉ जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है उसको कोई हमारी कोर्ट जो है रद्द कर सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाँ, उसके बाद अगर आप चाहें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दें तो अलग बात है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी, उसके लिए हमारी कोर्ट्स को कई सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस, रिट्स इशू कर सकते हैं, हैबियस कॉर्पस को वारंटो वगैरह। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे को दी गई आर्टिकल 32 के अंदर। इसके अलावा हमारे पास प्रोविजंस बनाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट रखा जा सके। उसके बाद की चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।